Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Pragya for requesting this topic on defense mechanism. One of those topics from psychology or organizational behavior which is very extensively asked in competitive exams and one of the favorite topics of any competitive exams because we get a lot of questions from this particular topic. So let's begin this topic that is called defense mechanism. Let's talk about what is defense mechanism first. So defense mechanism, whenever we face any unpleasant event, person, situation or thoughts, we try to defend ourselves. That means कि जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, जब भी हम किसी अनप्लीजेंट इवेंट से गुजर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिससे हम मिलना नहीं चाहते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन में हम नहीं होना चाहते हैं, तो वहां पर उन सिचुएशंस में, उन थॉट्स में हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. हम अपने आप को बचाने के लिए अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है. फॉर दिस डिफरेंट पर्सन यूजेस डिफरेंट मेथड्स. अब इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. उन सभी मेथड्स के बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे. बट डेफिनेटली हर पर्सन का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है, completely different. These methods are called defense mechanism. So all these methods, so we will be discussing 10 methods and all these methods are called as your defense mechanism which helps you in protecting yourself in unpleasant situations, against unpleasant persons, situations and thoughts. Let's begin with the first method and that is called denial. अब denial इसका first method है. Denial का मतलब क्या है? Denial is one of the most common defense mechanism. ये सबसे कॉमन है, ज्यादातर लोग सबसे पहले डिनाइल करते हैं. What do you mean by denial? डिनाइल का मतलब क्या है? It occurs when you refuses to accept the reality of facts. जब जो चीज आपके सामने हो रही है, जो रियलिटी है, आप उसको मानने को ही तैयार नहीं. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप डिनाइल कर रहे हैं. आप डिनाइल का मतलब क्या है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये हो गया आपके साथ. So that is one of the most common defense mechanism which we see in lot of people, that they tends to deny the situation, the person because on and that particular unpleasant environment. You block the external events or circumstances from your mind so that you don't have to deal with the emotional impact. हम उन चीजों को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं. डिनाइल में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ब्लॉकिंग होती है. ब्लॉकिंग का मतलब होता है हम जानबूझकर उन रियलिटी फैक्ट से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं. हम अपने आप को उन चीजों से, उन लोगों से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि हमें किसी भी तरह का इमोशनल इंपैक्ट ना देखना पड़े, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम इस सिचुएशन में जाएंगे तो डेफिनेटली हमें काफी नुकसान हो सकता है. इन अदर वर्ड्स, यू अवॉइड द पेनफुल फीलिंग्स ऑफ द और इवेंट. तो कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको पेनफुल लगता है या कोई भी ऐसी फीलिंग जो आपको पेनफुल लगती है, आप उससे अपने आप को डिनाइल मोड में ले जाते हैं जहां आप उनको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं. So that is your first method. Let's come to the second one and that is called repression. अब repression क्या होता है? Unsavory thoughts, painful memories or irrational beliefs can upset you. Obviously जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी मेमोरी जो पेनफुल रहा है, ऐसी कोई भी बिलीफ्स जो बहुत इर्रेशनल है या इस तरह के थॉट्स आपको जो आपको अनकंफर्टेबल कर दें, वो डेफिनेटली आपको अपसेट करते हैं. Instead of facing them, you may unconsciously choose to hide them. अब वहां पर पिछले डिनाइल में आप क्या कर रहे थे? You were blocking. But now in repression, what you are doing, you're trying to hide them. That means you know the reality. But what you are doing, you're trying to hide them in hopes of forgetting about them entirely. Why you are trying to hide them? Because आप अपने आप को समझा रहे हैं कि हम किसी तरीके से उस बात को भूल जाएं, उस सिचुएशन को भूल जाएं जिससे हमें पेनफुल हो, जो हमारे लिए पेनफुल है, या हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं. This does not mean that however the memories disappear entirely. Obviously हम अपने आप को चाहे जितना भी ब्लॉक करने की कोशिश करें या अपने आप से चीजों को छुपाने की कोशिश करें, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगातार इंपैक्ट कर रही है वो परमानेंटली आपके मेमोरी से डिसअपियर नहीं होगी. और उससे होगा ये कि दिस विल इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर एंड इम्पैक्ट योर फ्यूचर रिलेशनशिप ऑल्सो. और उससे आपके फ्यूचर रिलेशनशिप भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बिकॉज आप उसको हाइड तो कर रहे हैं अपने अंदर, लेकिन वो चीज आपके अंदर है और कभी ना कभी टाइम टू टाइम वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट नहीं हुआ है, बस फॉरगॉटन हुआ है. So that is very important, that is called repression. Let's come to the third one and that is called projection. अब projection में क्या होता है? Let's take a scenario, example लेके समझते हैं कि you may dislike any person in your peer group, but instead of accepting that, you choose to tell yourself
that they dislike you too. ये कई बार हमारे साथ या आपके साथ भी हुआ होगा, हम खुद ही assumption ले लेते हैं कि कोई पर्सन हमें पसंद नहीं करता, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है जब कोई हमें पसंद नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ निगेटिव फीलिंग्स आती ही आती है। तो हम उस अपने निगेटिव फीलिंग्स को जस्टिफाई कर देते हैं ये सोच करके कि सामने वाला तो हमें पसंद करता नहीं है, तो अगर हमने भी उसे नहीं पसंद किया तो इसमें क्या गलत किया, ठीक है। इफ somebody doesn't like me and I am also disliking him, that doesn't mean that is completely fine, and that is called projection. Projection means that was your assumption. आपको assumption थी कि सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपके बारे में न्यूट्रल हो, वो अपने बारे में बॉदर ही नहीं कर रहा है, लेकिन सिंस आप किसी को डिसलाइक करते हो, इसी वजह से आपने ये भी प्रोजेक्ट कर लिया कि सामने वाला भी मुझे डिसलाइक ही करता होगा। Some thoughts or feeling you have about another person may make you uncomfortable. Obviously बात है, किसी पर्सन को लेकर हम कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इसी वजह से हम ये assumption ले लेते हैं that I dislike him and that's why because he also dislike me. So that is the reason, that is called projection. Let's come to displacement, जो हमारा चौथा मैकेनिज्म है, that is called displacement. अब displacement में क्या होता है, sometimes we feel angry on our boss in the office but due to a bad day, but rather than saying him anything we start shouting on our spouse or kids to reduce our frustration or stress. ये मेरे साथ भी काफी बार हुआ है, आपके साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा कि हम ऑफिस जाते हैं या जिस पर्सन पर हमें गुस्सा आ रहा होता है हम उस पर गुस्सा नहीं निकाल पाते, हम उसे कुछ नहीं बोल पाते बिकॉज ऑफ हियरार्की एंड बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और बिकॉज ऑफ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बाद में वो फ्रस्ट्रेशन हम घर पे आके अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, उन लोगों पर उसका फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं क्योंकि हमें लगता है उन पे तो हमारा जोर चलता है, वो तो हमारी बात को सुनेंगे ही सुनेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर दिया, हमारी जो इमोशंस थे, जो जहां पर हमें फील हो रहा था वहां हमने नहीं उसको फेस किया, बल्कि हमने उसको डिस्प्लेस करके किसी और के सामने हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस अलाउज यू टू सेटिस्फाई एन इंपल्स टू रिएक्ट बट यू डोंट रिस्क सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस। अब ऑब्वियसली इससे जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलता है वो क्या मिलता है, दैट यू गेट सेटिस्फैक्शन टू योर इंपल्स रिएक्शन। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, बहुत इंपल्सिव थे आप इंस्टेंटली उस पे गुस्सा नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो गुस्सा निकाल लिया, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर आप उसी पर्सन के ऊपर शायद बोल पड़ते या उस पर्सन को सामने कुछ बोल देते तो ऑब्वियसली उसके कंसिक्वेंसेस काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। तो दैट इज व्हाई हम व्हाट वी डिड, हमने उसको अपने किसी पर्सन के सामने बोला जिसको हमें लगा कि हम बाद में भी शायद उसको समझा लेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिग्रेशन। फिफ्थ वन, रिग्रेशन क्या होता है, सम पीपल हु फील थ्रेटेंड और एंग्शियस may unconsciously escape to an earlier stage of development. जब भी हम कई बार डरे हुए होते हैं या जब भी हम थोड़ा एंग्शियस होते हैं या अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम अपने अर्ली स्टेज में चले जाते हैं, लाइफ के अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में चले जाते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे कॉमनली आपको यंग चिल्ड्रंस में नजर आएगा, जब भी वो रात को ट्रॉमा या किसी फियर से गुजरते हैं तो अक्सर आप देखोगे दे विल स्टार्ट सकिंग देयर थंब और दे इवन वेट देयर बेड। ये बहुत कॉमन है, बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि they wet their bed. Why? Because they feel very fearful about something or they are feeling some kind of trauma or some kind of stress in their mind, उसकी वजह से ये हो रहा है। और ऐसा सिर्फ बच्चों में नहीं होता, it happens in adults also. Adults में भी ऐसा होता है। Why? Because जब adults के साथ ऐसा होता है तो वो क्या करने लग जाते हैं, उनके बिहेवियर में भी आपको बचपना नजर आएगा। जैसे वो किसी स्टफ्ड टॉय के साथ बैठे होंगे या स्टफ्ड टॉय के साथ सोने चले जाएंगे, बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, एंड दे ट्राई टू कंफर्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, चेन स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, कोई भी ऐसी हैबिट, दे स्टार्ट चूइंग सम काइंड ऑफ पेंसिल, पेन, नर्वसनेस होने लग जाती है आपको, तो इस तरह के कुछ ना कुछ पैर आपके शेक करने लग जाते हैं। ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिग्रेशन बच्चों में ही नजर आए, ये बड़ों में भी काफी नजर आती है, लेकिन हमें अनकॉन्शियस होते हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आपके लेग्स शेक कर रहे हैं और दिस इज कुड बी वन ऑफ द साइंस ऑफ नर्वसनेस, बट यू डोंट रिकॉग्नाइज दैट। आपको पता नहीं चलता टिल द टाइम सम पिन पॉइंट, कोई आपको पिन पॉइंट करके बताता है कि भाई ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर नर्वसनेस। तो ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, सम पीपल में अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद देयर ओन सेट ऑफ फैक्ट्स। कई बार क्या है, हम बहुत एब्सर्डली बिहेव करते हैं, वी बिहेव इन अ वेरी बैड मैनर एंड देन वी ट्राई टू डिफेंड दैट बिहेवियर। हम उस बिहेवियर को डिफेंड करते हैं, उसके लिए अपोलोजाइज नहीं करते,
उसके लिए गलती नहीं मानते अपनी, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं विद आवर इररेशनल फैक्ट्स। हम एक फैक्ट्स लाने की, एक लॉजिक लाने की कोशिश करते हैं, बताने के लिए कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था। So that is one of the things that is called rationalizing. This allows you to feel comfortable with your choice you made even if you know or another level is not right. ये obviously आपको थोड़ा comfortable तो कर देता है, लेकिन आपको भी ये बात पता होती है कि जो डिफेंस आप दे रहे हैं या जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं those are not logically correct. वो सही नहीं है और आपको पता है कि जो आपने बिहेव किया that was not right. For example, people who might be angry at co-worker for not completing their work on time could be ignoring the fact that they are typically late too. That means कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हम अपनी गलती को एडमिट नहीं करके दूसरों को उसी गलती के लिए डांट रहे होते हैं। So this is very very important कि if अगर हम पहले खुद को देखें, अपनी आप की गलतियों को देखें, उसके बाद ही किसी को बताएं कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए। बट डिफेंस मैकेनिज्म है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम डाउन टू द सेवेंथ वन एंड दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिव स्ट्रैटेजी। अब अभी तक तो हम जितने भी हमने पढ़े वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव नजर आते हैं, बट दिस वन इज द पॉजिटिव वन कि अगर आप डिफेंस में सब्लिमेशन को यूज कर रहे हैं मतलब उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिस इज बिकॉज पीपल हु रिलाई ऑन दिस टू चूज रीडायरेक्ट देयर स्ट्रॉन्ग इमोशन इनटू एन ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी दैट इज एप्रोप्रिएट एंड सेफ। कई बार हमें गुस्सा आता है, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें स्ट्रेस होता है, हम उस एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करते हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में यूज करते हैं जो एक्टिविटी हमारे लिए अच्छी है और लंबे समय में हमें फायदा देगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंस्टेड ऑफ लैशिंग आउट टू योर एम्प्लॉय, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर गुस्सा करने से बेहतर है कि आपने चूज किया दैट योर फ्रस्ट्रेशन बाय किकिंग, बॉक्सिंग और एक्सरसाइजिंग। तो आपने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक्सरसाइज करूं और अपने गुस्से को निकालूं। कई लोग गुस्से में रनिंग करने लग जाते हैं, पीपल स्टार्ट शाउटिंग ऑल्सो, खुले एरिया में जाके शाउट करते हैं। दीज ऑल थिंग्स हेल्प्स यू इन वेंटिंग आउट, वो आपको वेंट आउट करने में हेल्प करता है और उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आप डिराइव करते हैं रादर देन शाउटिंग एट पीपल। लेट्स कम डाउन द 8th वन एंड दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? That I hope you remember Dr. Asthana from Munna Bhai MBBS. हमने ये मूवी देखी है, इट्स अ वेरी फेमस मूवी दैट इज कॉल्ड मुन्ना भाई MBBS। उसमें डॉक्टर अस्थाना का रोल था, दैट वाज डन बाय बोमन ईरानी। और उसमें आपको याद होगा जब भी उसको गुस्सा आता था तो वो अपोजिट काम करता था, दैट मींस ही यूज्ड टू लाफ। उसको गुस्सा आ रहा है बट वो उसका जो रिएक्शन है वो क्या है? वो हंस रहा है। दैट मींस इसमें क्या होता है दैट पीपल हु यूज दिस डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज हाउ दे फील बट दे चूज टू बिहेव इन द अपोजिट मैनर। उनको पता होता है कि उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने गुस्से को नहीं दिखाकर आपको हंसने लग जाते हैं। दे स्टार्ट स्माइलिंग और लाफिंग, अपोजिट रिएक्शन देते हैं। कई लोगों को गुस्सा आता है, वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। सो दैट मींस कि उनको पता है कि उनका रिएक्शन क्या है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उसमें रिएक्शन फॉर्मेशन बना लेते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। लेट्स कम टू द 9th वन एंड दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है? सेपरेटिंग योर लाइफ इन एन इंडिपेंडेंट सेक्टर मे फील लाइक अ वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनी एलिमेंट्स। अपने आप को सेपरेट कर लो, अपने आप को अलूफ कर लो, लोगों से अलग हो जाओ, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत सारे एलिमेंट्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। एंड दैट इज व्हाई कंपार्टमेंटल बना लेना, एक कंपार्टमेंट में अपने आप को रख लेना, दैट इज व्हाट कंपार्टमेंटलाइजेशन इज ऑल अबाउट। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू चूज नॉट टू डिस्कस योर पर्सनल लाइफ इश्यूज एट वर्क एंड यू ब्लॉक ऑफ और कंपार्टमेंटलाइज दैट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आपको लगता है कि वहां पर मुझे अपने घर के बारे में कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां जाके चुप हो जाते हैं और घर के बारे में कोई बात नहीं करते। आप कंपार्टमेंट्स बना चुके हैं कि ऑफिस में ऑफिस की बात करेंगे, घर में घर की बात करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। उससे आपका डिफेंस मैकेनिज्म सही रहता है। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? Whenever you are hit with a trying situation, you may choose to remove all your emotion from your responses and instead focusing on the quantitative facts. आप कई बार क्या करते हैं? अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पे रख के आप क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you may see this strategy in use when a person who's let go from his job choose to spend their days creating spreadsheets of job opportunities or leads. जब भी किसी की जॉब चली जाती है तो ऑब्वियसली उसको बुरा लग रहा है, उसको वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो लगातार लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार जॉब को सर्च करने की कोशिश कर रहा है। अगेन इट्स अ पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है इंटेलेक्चुअलाइज करना। अब बहुत सारे डाटा लोगों से बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यू वांट टू गेट बैक टू वर्क, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं रादर देन कि आप सिर्फ गुस्सा करें, शाउट करें, स्ट्रेस लें, डिप्रेशन में चले जाएं। ये सारी चीजों से अच्छा है
कि आप इंटेलेक्चुअलाइज करें। सो दीज आर योर 10 मेथड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से 10 मेथड्स हैं और उसका क्या क्या मतलब होता है, और मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाया है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर इसके नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो कैसे करना है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, प्लस इसको जाकर ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले सेक्शन से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।